डियर स्टूडेंट, बीपीएससी के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है ना, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन लगभग हर साल 22 से 23 क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें 80-20 प्रिंसिपल को अपनाना है। सर 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है? तो 20% टाइम देकर 80% आउटकम कैसे प्राप्त करें। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, एक एंशिएंट, एक मेडिवल और एक मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमें मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आसान भी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। जो भी दोस्त अगर चाहते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। हम पॉलिटी के भी एक सीरीज चला रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। जितना भी कंटेंट हम रेडी करते हैं, ये सारा कंटेंट जो होता है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को देखते हुए सारा कुछ करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है एसएससी हो, पीसीएस हो, वहाँ से क्वेश्चन को लाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा क्या है, यूरोपीय कंपनियों का क्या होता है भारत में आगमन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटी के क्लास चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से जियोग्राफी पे चलेंगे और बिहार स्पेशल के भी एक आध क्लास बीच बीच में हम डालते रहेंगे, ताकि आपका पूरी तरीके से बीपीएससी की जो तैयारी है वो हो जाए। ठीक है, चलो देखिए, ये क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से क्लास को सुनते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरपोल कौन थे? इंटरपोल कौन थे? तो देखो, इंटरपोल ऐसे लोग थे जो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी जो व्यापारी थे। तो अंग्रेजी व्यापारी थे, राइट ऑप्शन हमारे लिए क्या होता है, इंटरपोल वो थे एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी जो व्यापारी, उनको बोला जाता था इंटरपोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी भारत से करती थी? किसकी एक्सपोर्ट करती थी? तो ये करते थे सूती कपड़ा, नील के भी, कच्चे रेशम के भी, कॉफ़ी के नहीं करती थी, भारत में से कॉफ़ी के नहीं करती थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे, जो कॉफ़ी था ना, ये कॉफ़ी का निर्यात इंडोनेशिया से होता था या यमन के जो बंदरगाह हैं वहाँ से होता था। कॉफ़ी का निर्यात भारत से नहीं होता था, इस चीज़ को याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम बता दें कि ये क्लास ना आपको ठीक से मतलब 10 से 15 मिनट, मान कि 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और आप देखना अपने को प्राउड फील करोगे, अंदर ये आपको महसूस होगा कि हम कुछ अच्छा किए हैं, बिल्कुल ही, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, सूची एक को दूसरे से क्या करना है, मिलाना है। डच, जो डच थे ये अपना फैक्ट्री कहाँ बैठे थे, चिनसूरा में। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन देखो बी हो गया हमारा। तो एलिमिनेशन मेथड भी एक बहुत बड़ा मेथड होता है। अगर आप में मतलब आपको इसमें से 2 पता भी ना हो, तो 2 पता करके आप आंसर क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड ज़रूर अपनाना। हमारा राइट ऑप्शन दिख गया, बी होगा। चलो अब यहाँ से अगर मिलाना चाहोगे तो आप मिला भी सकते हो। तो इंग्लिश हुगली, और देखो पुर्तगाल कहाँ, गोवा में, फ्रेंच कहाँ सर, पुडुचेरी में। ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के शासक आदिल जो यूसुफ शाह था, उससे कौन यूरोपियन ने छीना था गोवा को? तो ये अल्बुकर्क, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। अल्बुकर्क को कहा जाता है कि ये पुर्तगाल शासक का वास्तविक संस्थापक था। भारत में अगर कोई पुर्तगाल को अच्छे तरीके से स्थापित किया तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 में क्या करता है, गोवा को छीन लेता है बीजापुर से। ठीक है,
और इसको देखो, ये जो था ये सेकंड गवर्नर था, पुर्तगालों का सेकंड गवर्नर था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, पूर्ववर्ती 17वीं में आरंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो देखो, इंडोनेशिया के तरफ जो था ना, डच लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। इंडोनेशिया के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अफीम ये सब का निर्यात करते थे, तो उनका रुचि इंडिया में थोड़ा कम था और इंडोनेशिया में ज़्यादा था। इसीलिए इंडिया में इनकी जो पकड़ थी बहुत ही कमज़ोर थी एज कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनकी पकड़ कम थी डचों की, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डच। जानते हैं 1759 में क्या होता है? बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध होने के बाद से अंग्रेजों ने डच को हराता है, तो डच आराम से चले जाते हैं इंडोनेशिया, और यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजी एक मजबूती के तरीके से भारत में रहते हैं अंग्रेज। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों कालीकट से। क्या होता था? काली मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाता है। कालीकट कहाँ था? केरला में। कहाँ? केरला में। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? भारत के पश्चिमी तट, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहाँ थी? तेलचेरी में। कहाँ थी? तेलचेरी में। इसको तेलचेरी भी बोलते हैं, तेलचेरी में। ठीक है, पश्चिमी तट बोला है, इसीलिए आप क्या करेंगे? की पॉइंट को देख के भी ध्यान देंगे। इंग्लिश फैक्ट्री थी। देखो, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम की धागे का उत्पादन किया? कब किया था? तो ये डचों के शासन काल में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन नाम था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। वो अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा के विद्वान था, कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये तुर्की भी बोलता था भाषा और फारसी भी बोलता था। ठीक है, रिजवी संधि 1697 के पश्चात पुडुचेरी वापस किसको मिली? जो पुडुचेरी थे फिर से उसको वापस दिया गया था। किसको? फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया था। रिजवी की संधि 1697 में जो हुआ था। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसी ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? मद्रास जो था, मद्रास किसके हाथ में था? वो था फ्रांसीसियों ने उसको क्या किया था? कब्जा कर दिया। फिर से एक संधि होता है, कौन सा संधि होता है? तो ए ला सापला की संधि 1948 हम जानते हैं। ये कब होता है? जो होता है फ्रांसीसी और जो कर्नाटक के युद्ध होता है, इसको हम बोलते हैं प्रथम कर्नाटक की युद्ध होता है। इसमें क्या करता है? ये संधि होता है और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को क्या किया? लौटा दिया। तो कौन सा संधि था? एला सापाल की जो संधि था। निशान किसे कहा जाता था? निशान किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों, निशान ये कहा अंग्रेज का जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अज्ञात पत्र। तो निशान किसे कहा जाता था? जो अंग्रेजों को पट्टे पे ये चीज़ें मिल गई थी मुक्त व्यापार करने के लिए, उसी को बोला जाता था निशान। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये अल्बुकर्क ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। भारत में सहायक संधि का अवधारणा
का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? देखो, भारत में एक फ्रांसीसी गवर्नर रहता है, कौन? डुप्ले। और ये व्यवस्था जो है सहायक संधि, ये अप्लाई करता है, ठीक है, सहायक संधि को अप्लाई करता है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे पूरी अच्छे तरीके से सहायक संधि को अपनाने वाला कौन सा था, तो वेलेजली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो गवर्नर जनरल था, ठीक है। लेकिन प्रतिपादन किया, मतलब शुरुआत किया किसने? डुप्ले ने। ये फ्रांसीसी क्या था? ये फ्रांस का एक गवर्नर था। देखो, सूची एक को दूसरे से क्या करना है? मिलाना है। तो 1611 में क्या होता? 1611 में होता है मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की कारखाना स्थापित होती है, ठीक है। तो हमारा ए के बी हो जाएगा। ए का क्या होगा हमारा? बी। तो राइट ऑप्शन देखो इधर क्या है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ हमारा हो गया डी। डायरेक्ट एक ही बार में पता चल गया और हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ है फोर्ट विलियम? कहाँ था उस समय? तो ये था कोलकाता में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मज़ार कहाँ अवस्थित है? ये सेकंड गवर्नर रहता है, पुर्तगाल का सेकंड गवर्नर रहता है। इसकी कहाँ पे है? इसकी जो है दोस्तों कहाँ पे है? तो गोवा में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। इसकी जो मज़ार है गोवा में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालों का एकमात्र बस्ती कौन सी थी? तो सेंट टोमे थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? डेनिश। तो डेनिश ने किया था 1620 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट कौन थे? देखो, ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझो कि क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट लगे आपको। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? तो देखो, मुक्त व्यापार करने के पक्षधर में फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनको कहा जाता था फिजियोक्रेट बोलते थे। निम्नलिखित पर विचार करें, ये IAS 2014 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं UPSC, OPCS और SSC एग्जाम में। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुण के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन ऐसा नहीं होता था। और थोड़ा सा नीचे पढ़ लेंगे, अंग्रेजों की जो भारत में देन थी, तो ऐसा था क्या? नहीं, वो डायरेक्ट भू राजस्व वसूल करते थे। उनका उपज से कोई मतलब नहीं था, तुम्हारा उपज कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे जितना चाहिए उतना लेंगे। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग किया, ऐसा भी नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती किया, ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इनमें से कोई उनकी देन नहीं थी। किस पुर्तगाल गवर्नर ने शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था? तो ये अल्मीडा जो फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगाल का, उसने इस चीज़ को लागू किया था। देखो, हर चीज़ को हम विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन नहीं बता रहे कि हमारे पास कम समय है, जल्दी से हम करेंगे क्वेश्चन को। वांडी वास का यूज 1760 में हुआ। तो ये होता है फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच हार जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। इसी के बाद देखो, इसके पहले होता है बेदरा का युद्ध, अभी आपको बताए थे 1759 में। वो किसके बीच होता है? डच और ब्रिटेन के बीच, जिसमें डचों ने हार गया, तो ये बेदरा का युद्ध था, ठीक है इसमें। लेकिन वांडी वास के युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है, और फ्रेंच को ब्रिटेन ने क्या किया? हराया। और बेदरा के युद्ध में ब्रिटेन ने डचों को हराया 1759 में। कोलकाता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? किसने की थी?
जो कलकत्ता की जमींदारी जो था अंग्रेजों के की सूबेदारी किसने पेश की थी? तो ये अजीमुल शाह ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई जो मिशनरीज थे अधिक सक्रिय थे? 18वीं सदी के देखो अंत तक ये सक्रिय थे कहाँ? बंगाल और असम के तरफ। ये ईसाई धर्म को क्या करते थे? प्रचार करते थे, उसके बढ़ावा देते थे, लोगों के बीच प्रचार प्रसार करके लोगों को ईसाई में बदलते थे, ताकि अगर इंडिया में अगर ईसाई धर्म ज़्यादा फैल जाएगा तो ये हमारा सपोर्ट करेंगे, इसलिए। निम्न में से कौन सी पुर्तगालों की महत्वपूर्ण देन थी? देखो यूपीएससी पीसीएस सब में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तंबाकू की खेती, ये भी सही है। प्रिंटिंग प्रेस, ये भी सही है। जलयान निर्माण, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1746 से 61 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस के सम्राट उस समय था लुईस 15वां। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें लग रहा है नहीं है, तो ये डी कर लो। लुईस जो 15वां था उसके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? शुरू में इसका नाम क्या था? तो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडियाज। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो वो तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। यही क्या है? यही सत्य नहीं है, क्योंकि वो तुर्की भाषा बोलता था। तुर्की भाषा बोलता था, अभी हमने पढ़ के आया है, ठीक है। ये तुर्की भाषा बोलता था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए। दोस्तों हमारे पास यही क्वेश्चन थे और इसी तरीके के हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लाएंगे। आपके बहुत ही कम समय में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक सेक्शन वाइज ऐसे ही हम करके चलेंगे, आगे की तरफ पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर को भी शामिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आप जाकर प्लेलिस्ट में यहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकेंगे। करंट अफेयर्स के भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। इसके साथ साथ आपको पॉलिटी की भी क्लास मिलेगी, बिहार स्पेशल के भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।